नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नू स्मार्ट एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इग्नू के BSSS 183 लाइफ स्किल्स के इकाई 2 कानूनी जागरूकता का पूरा विश्लेषण। हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि पूरे कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा का एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस वीडियो के बाद आपको कानूनी जागरूकता का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इस इकाई में हम क्या क्या सीखेंगे, यानी इस वीडियो के अंत तक आप विभिन्न कानूनी दस्तावेजों की पहचान कर सकेंगे, जैसे विक्रय विलेख, वसीयत, मुख्तारनामा। इन सब के बीच के अंतर को समझ सकेंगे। कानूनी शब्दावली के बीच अंतर समझना, जैसे हिरासत और गिरफ्तारी में क्या फ़र्क है। ऐसे ही कई शब्दों को जानेंगे। अपने कानूनी अधिकारों और हितों के महत्व को समझना। हम जानेंगे कि हमारे संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए हैं और हम उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। दंडिक कार्यवाही यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की प्रक्रिया को जानना। FIR कैसे होती है, गिरफ्तारी और जमानत के नियम क्या हैं, ये सब हम जानेंगे। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी प्रावधान की व्याख्या करना, जैसे घरेलू हिंसा या भरण पोषण के लिए क्या सब कानून हैं। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर बिंदु से एक सवाल बन सकता है, इसीलिए हर पॉइंट पर ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिचय है कि कानूनी जागरूकता ज़रूरी क्यों है। सोचिए, अगर आपको किसी नियम की जानकारी नहीं है तो क्या आप उसका पालन कर पाएंगे? उत्तर है नहीं। और अगर पालन नहीं करेंगे तो परेशानी होगी। तो कानून की अनभिज्ञता जो है जीवन को कठिन बना देती है। कानून की अनभिज्ञता यानी इग्नोरेंस से क्या होता है? इससे आपको अनावश्यक शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न, शोषण और वित्तीय हानि हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के कागजात की जानकारी नहीं है और कोई धोखे से आपकी ज़मीन हड़प लेता है तो आपकी सारी जमा पूंजी बर्बाद हो सकती है। याद रखिए, हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह कानून द्वारा शासित होता है। इसका मतलब है कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। सभी को कानून का पालन करना होगा। और इसका सिद्धांत यानी थ्योरी यही है कि कानून केवल उनकी ही मदद करता है जो जागरूक और सक्रिय हैं। अगर आप खुद अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कानून भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए जागरूकता ज़रूरी है, उदासीन रवैया नहीं चलेगा। जो महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम के लिए है वो ये है कि निर्धनता और अज्ञानता जो है कानून के दुरुपयोग का मुख्य कारण है। दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव सवालों में फंसा सकते हैं, इसीलिए इन्हें ध्यान से समझिए। चलिए अब एक महत्वपूर्ण और आम विषय पर बात करते हैं, संपत्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। इसकी परिभाषा क्या है? सरल शब्दों में, जब कोई जीवित व्यक्ति किसी संपत्ति में अपने अधिकार या हित को दूसरे जीवित व्यक्ति को हस्तांतरित करता है तो इसको ही संपत्ति का हस्तांतरण कहते हैं। जैसे मैं अपनी किसी संपत्ति को अपने बच्चे या किसी खरीदार को हस्तांतरित कर सकता हूँ, या भविष्य के लिए भी हो सकता है। इसमें व्यक्ति, कंपनी, संघ शामिल हो सकते हैं। तो जीवित व्यक्ति में यहाँ कौन कौन शामिल हो सकता है? इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कोई कंपनी, व्यक्तियों का निकाय या कोई संघ भी शामिल हो सकता है, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या ना हो। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब कौन सा अधिनियम इसे शासित करता है? तो यह संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत यह आता है। इस एक्ट का नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, इस अधिनियम में कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं। यह कानून विरासत, जब्ती या दिवालियापन से होने वाले हस्तांतरण पर लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी संपत्ति उसके वारिसों को मिलती है तो वह इस अधिनियम के तहत नहीं आएगी, बल्कि यह विरासत कानून के तहत आएगी। यह बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे के दस्तावेजों को आप अच्छे से रिलेट कर सकें। और संपत्ति के हस्तांतरण के लिए 1882 का अधिनियम
आता है, यह बिल्कुल आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं विक्रय के लिए करार यानी एग्रीमेंट टू सेल की। यानी एग्रीमेंट टू सेल क्या है? यह संपत्ति की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। यह कोई जो है फाइनल सेल यानी बिक्री नहीं है, बल्कि बिक्री करने का एक वादा है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें संपत्ति के सहमत नियम और शर्तें, भुगतान का तरीका और समय सीमा लिखी होती है। और यह करार जो है विक्रेता और क्रेता के अधिकार की रक्षा करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं। आप विक्रेता के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल साइन करेंगे जिसमें लिखा होगा कि आप इतने समय में इतने पैसे देंगे और विक्रेता इतने समय में आपको प्रॉपर्टी के कागजात सौंप देगा। यह एक शुरुआती कानूनी वादा है। अब इसका महत्व क्या है? तो इसी करार के आधार पर आगे का जो है विक्रय विलेख, जिसे सेल डीड कहा जाता है, वो तैयार होता है। इसमें 2 गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं जो इस करार की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। यानी कि एग्रीमेंट टू सेल जो विक्रय के लिए करार है, यह एक फाउंडेशन है जिस पर पूरी बिक्री का ढांचा खड़ा होता है। इसीलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को अपनी परीक्षा से पहले एक बार पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए अब विक्रय के लिए करार के कुछ कानूनी पहलुओं पर नज़र डालते हैं। तो पहला है समय सीमा यानी लिमिटेशंस। मान लीजिए कि करार हो गया लेकिन विक्रेता या क्रेता में से कोई मुकर जाता है, तो क्या करें? ऐसे मामले में जिस तारीख से विक्रय विलेख निष्पादित होना था, उस तारीख से 3 साल के भीतर सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है। अगर कोई तारीख तय नहीं थी तो जब एक कानूनी पक्ष नोटिस देने के बाद भी निष्पादन से इनकार कर दे, तब से 3 साल का समय शुरू होता है। यह अवधि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ सकती है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, सामग्री क्या क्या है? करार में दोनों पक्षों का पूरा विवरण, जैसे कि नाम, पता दोनों होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता का, संपत्ति का पूरा विवरण, भुगतान का तरीका और सबसे महत्वपूर्ण जो है बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख और स्थान भी लिखा होना चाहिए। और चूक होने पर दंड यानी कि पेनल्टी जो है वो फॉरफीचर क्लाउज के तौर पर लिखा जाएगा कि यानी कि यह करार जो है एक कानूनी सबूत का काम करता है, खासकर जब निष्पादन में कोई दिक्कत आता है तब। तो महत्वपूर्ण इस विक्रय करार का महत्व यही है कि यह करार खरीदारी करने वाले क्रेता द्वारा पूरे किए जाने वाले विशिष्ट कृत्यों के लिए पारस्परिक रूप से एक सहमत रेखा यानी कि टाइम लाइन का ये जो है काम करता है। आपकी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम आते हैं विक्रय विलेख यानी सेल डीड पर, जो कि संपत्ति के हस्तांतरण का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो विक्रय विलेख क्या होता है? तो यह एक मुख्य दस्तावेज है जो स्वामित्व यानी ऑनरशिप के ट्रांसफर, हस्तांतरण को दर्शाता है। यही वह डॉक्यूमेंट है जिससे आप सही मायने में संपत्ति के मालिक बनते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें विक्रेता और खरीदार का पूरा विवरण रहता है, जैसे कि उसका नाम, पता, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, संपत्ति का कुल क्षेत्र, निर्माण का विवरण और इसका पिछला इतिहास यानी कि चेन ऑफ ट्रांसफर्स क्या रहे हैं। यानी यह प्रॉपर्टी पहले किसके नाम थी, फिर किसके नाम हुई, फिर किसके नाम, यह सब इसमें आता है। संपत्ति की कीमत और भुगतान का तरीका भी इसमें शामिल होता है। अगला पॉइंट है क्षतिपूर्ति खंड यानी इंडेमनिटी क्लाउज। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज है। यह क्लॉज कहता है यदि भविष्य में मालिकाना हक पर विवाद हो तो विक्रेता खरीदार के नुकसान की भरपाई करेगा। विक्रय विलेख का पंजीकरण यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके बिना संपत्ति का कानूनी स्वामित्व खरीदार को नहीं मिलता है। याद रखिए,
एग्रीमेंट टू सेल एक वादा है, जबकि विक्रय विलेख उस वादे को पूरा करने का असली कानूनी कार्य है। कानूनी जानकारी से अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित बनाइए। इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए अब विक्रय विलेख की प्रक्रिया और उससे जुड़े खर्चों को समझते हैं। तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है? विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करने से पहले विक्रेता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति से संबंधित सभी बकाया जैसे कि बिजली, पानी और संपत्ति कर का भुगतान करना जो है विक्रेता की जिम्मेदारी है। यानी कि खरीदार को यह देखना चाहिए कि वह जो चीज़ खरीद रहा है उससे संबंधित जितना भी तरह का बकाया है, चाहे संपत्ति का हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, ये सब भुगतान कर दिया गया हो विक्रेता के द्वारा। इसे गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर यानी नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनाया जाता है। याद रखिएगा, विक्रय विलेख किस पे बनता है? तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनता है। इसे संबंधित राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार ही बनाया जाता है, जिसमें अपेक्षित मूल्य के गैर न्यायिक तौर पर निष्पादित किया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का आमतौर पर खरीदार द्वारा भुगतान किया जाता है, और जब एक बार विक्रय विलेख यानी सेल डीड निष्पादित यानी डिस्पैच हो जाता है तो फिर यह बदलता नहीं है। तो सेल डीड क्या है? अपरिवर्तनीय है। तो यह स्लाइड यही बताती है कि आपको संपत्ति खरीदने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। चलिए अब उपहार विलेख को समझते हैं। इससे पहले दोस्तों, BSSS 183 के सभी यूनिट्स के समरी वीडियो को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए अब गिफ्ट डीड यानी उपहार विलेख की परिभाषा को समझते हैं। तो उपहार विलेख एक कानूनी दस्तावेज है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बिना किसी पैसे के अपनी संपत्ति किसी और को देता है। यानी यह दान की तरह है जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है। तो गिफ्ट डीड में जो मुख्य पक्ष होता है उसमें दाता यानी जो डोनर है और अदाता जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो दोनों शामिल होते हैं। जो व्यक्ति उपहार दे रहा है उनको जो है दाता डोनर कहा जाता है, और जो व्यक्ति उपहार प्राप्त करता है उसे अदाता यानी डोनी कहा जाता है। तो ये जो है किस अधिनियम के तहत आता है? तो याद रखिएगा, ये भी 1882 के अधिनियम के तहत आता है। और यहाँ पर डोनर जो है वो क्या करेगा? अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करेगा और डोनी जो है उस प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा, और पैसे का कोई भी यहाँ पर लेन देन नहीं होता है। यहाँ पर जो है उपहार विलेख के लिए शर्त क्या है कि यह उपहार विलेख जो है 2 गवाहों की उपस्थिति में ही हस्तांतरित होता है। यानी 2 गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसका पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है, और एक बार निष्पादित या पंजीकृत हो जाने के बाद यह रद्द नहीं हो सकता और इसे वापस नहीं लिया जाता है या जा सकता है। तो यह ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब वसीयत को समझते हैं। विल क्या होता है? आइए पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा एक स्वस्थ और समझदार व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति के वितरण के इरादे की घोषणा करता है। यानी वह अपने कानूनी वारिसों के बीच संपत्ति को कैसे बांटना चाहता है उसके बारे में बताता है। चलिए अब वसीयत से जुड़े शब्दों को समझते हैं। पहला है वसीयतकर्ता, यानी जो वसीयत बनाने वाला होता है उसे वसीयतकर्ता कहा जाता है। लाभार्थी कौन होते हैं? तो जिनको संपत्ति मिलेगी उनके मरने के बाद तो उसको ही जो है लाभार्थी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो वसीयत सादे कागज पर हो सकती है। वसीयत का पंजीकरण कराना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। अंतिम वसीयत ही मान्य होती है, और इससे पहले अगर कोई वसीयत बना होगा तो वह स्वतः रद्द हो जाता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद इसे प्रभावी बनाने के लिए प्रोवेट करने की आवश्यकता होती है। अब ये प्रोवेट क्या होता है? तो मान लीजिए कि वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई, संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए न्यायालय में जाकर के आपको प्रोवेट कराना होगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपनी वसीयत में लिखता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति उसके बच्चों के बीच बराबर बांट दी जाए, यही उसकी अंतिम इच्छा होगी। तो जो है कोर्ट उसको यह ऑर्डर देगा और प्रॉपर्टी जो है क्या होगा,
कि जो जो लाभार्थी होंगे उनके बीच बराबर बराबर हिस्से में उनकी मृत्यु के बाद बांट दिया जाएगा। इस वीडियो को अपनी परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए अब समझते हैं त्याग विलेख को। रिलिंक्विशमेंट डेट क्या होता है? तो त्याग विलेख क्या होता है? सरल भाषा में कहें तो जब किसी संपत्ति में एक से ज़्यादा मालिक होते हैं और उनमें से कोई एक अपना हिस्सा किसी दूसरे सहमालिक के नाम छोड़ना चाहता है तो इस विलेख का उपयोग किया जाता है। यानी इसकी परिभाषा क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट संपत्ति में अपने कानूनी दावे या हिस्से को स्वेच्छा से छोड़ देता है तो वह जो है इसका प्रयोग करता है। त्याग विलेख मुख्य रूप से जो है सहमालिकों या संयुक्त हिंदू परिवार के उत्तराधिकारियों के बीच उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक घर 3 भाइयों का है, उनमें से एक भाई चाहता है कि वह अपना हिस्सा बाकी 2 भाइयों को दे दे तो वह जो है त्याग विलेख बनवाएगा। इसके लिए महत्वपूर्ण शर्त या जरूरी नियम क्या है? इस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जो अपना हिस्सा छोड़ रहा है, साथ ही 2 गवाहों का होना अनिवार्य है तथा इसका पंजीकरण जो है रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं होता है तो यह जो है कोर्ट में वैलिड नहीं होगा, यानी कोर्ट इसे सबूत नहीं मानेगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव के लिए एक विशेष बिंदु को समझते हैं कि त्याग विलेख और उपहार विलेख में क्या अंतर है। यदि कोई व्यक्ति अपना हिस्सा सभी सहमालिकों के बजाय केवल एक को देता है तो इसे त्याग विलेख के बजाय उपहार विलेख माना जाएगा। यानी सरल शब्दों में कहा जाए कि अगर आप अपना हिस्सा सिर्फ एक किसी खास व्यक्ति को देते हैं, सबको नहीं, तो कोर्ट उसे उपहार विलेख मान सकता है। इसीलिए शब्दों में चुनाव ध्यान से करना होगा। क्या आपको संपत्ति के इन प्रकारों के बीच का अंतर समझ आ रहा है? तो कमेंट में यस लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब समझते हैं साधारण मुख्तारनामा, जनरल पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है। यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से कानूनी कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो बीमार है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में रहता है और अपनी प्रॉपर्टी का देखभाल खुद नहीं कर सकता, तो वह किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपनी पावर दे देता है। जो व्यक्ति अधिकार देता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं और जिसे अधिकार मिलते हैं उसे अटर्नी धारक या एजेंट कहते हैं। यानी कि ये जो है विदेश में रह रहा है और अपने बदले जो है कानूनी अधिकार इसको दे रहा है अपने प्रॉपर्टी के बिहाफ पर, तो ये व्यक्ति प्रिंसिपल होगा और ये जो है एजेंट होगा। चलिए साधारण मुख्तारनामा के प्रकार को देखते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जीपीए और एसपीए। जीपीए जो है समान कार्यों के प्रबंधन के लिए होता है, जबकि एसपीए किसी खास या विशिष्ट कार्य के लिए होता है। जैसे सिर्फ बैंक से पैसा निकालने के लिए जो है आप एसपीए का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो साधारण मुख्तारनामा है यह आधार मुख्तारनामा अधिनियम 1882 के द्वारा शासित होता है और यह इसका महत्व यही है कि यह तभी काम आता है जब व्यक्ति बीमारी, बुढ़ापे या विदेश में होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा यह मुख्तारनामा अधिनियम 1882 द्वारा शासित होता है। दोस्तों इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में यहाँ से सवाल आने की बहुत संभावना है। यह है सूरज लैंप केस 2011 का बनाम हरियाणा राज्य। तो ये जो केस था सूरज लैंप बनाम हरियाणा राज्य, इसमें उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला 2011 के अक्टूबर ईस्वी में सुनाया। फैसला क्या था? कोर्ट ने जो है साफ कहा कि जीपीए के जरिए अचल संपत्ति की बिक्री कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। यानी जीपीए के जरिए अचल संपत्ति की बिक्री कोई कानूनी वैधता नहीं होगी उसकी। यानी अगर आपने किसी से सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर घर खरीदा है तो आप उसके कानूनी मालिक नहीं हैं। मालिक आप कैसे बनेंगे? तो मालिकाना हक पाने के लिए रजिस्टर्ड बिक्री विलेख होना ही चाहिए। अब देखिए कि इसका कुछ अपवाद है। दिल्ली के अंतर्गत जो दिल्ली की
अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उनमें 2008 से पहले के कुछ मामलों में सरकार ने राहत दी है, लेकिन नियम यही है कि जीपीए यानी साधारण मुख्तारनामा से संपत्ति की बिक्री नहीं होती है। प्रॉपर्टी के बाद हम आते हैं पारिवारिक विवादों पर, जिसमें सबसे संवेदनशील मुद्दा है बाल अभिरक्षा या चाइल्ड कस्टडी। तो चलिए अब समझते हैं व्यक्तिगत विवाद और भरण पोषण का अधिकार। तो दैनिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध के टूटने पर जो है यह विवाद होता है। इसी में सबसे पहले हम लोग चाइल्ड कस्टडी यानी बाल अभिरक्षा को समझते हैं। तो बाल अभिरक्षा जो है इसका निर्णय संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1890 या हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम 1956 के तहत होता है। यानी इन अधिनियम के तहत कोर्ट के लिए सबसे बड़ी बात पैसा या जायदाद नहीं है। कोर्ट सिर्फ एक चीज देखता है, बच्चे का कल्याण। उदाहरण के लिए जो है किसी बच्चे के पिता बहुत अमीर हो सकते हैं, लेकिन अगर माँ बच्चे को बेहतर संस्कार और समय दे सकती है तो कोर्ट जो है माँ को कस्टडी देता है। यानी कि चाइल्ड कस्टडी में बच्चे के कल्याण को ही जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। यहाँ पर बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और शैक्षिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। चलिए अब पिछली स्लाइड को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बाल अभिरक्षा यानी चाइल्ड कस्टडी के कानूनी मापदंड। पहला है निर्णायक कारक। केवल माता पिता की आर्थिक स्थिति ही एकमात्र कारक नहीं है, नैतिक मूल्य और अनुकूल वातावरण को भी देखा जाता है। उसके बाद बच्चे की इच्छा को भी देखा जाता है। कोर्ट डिसीजन लेते समय बच्चे की इच्छा को भी ध्यान में रखता है। इसके साथ साथ मुलाकात का जो अधिकार है वो भी दिया जाता है, यानी गैर संरक्षक माता पिता जिसे कस्टडी नहीं मिली है उसको बच्चे से मिलने का अधिकार दिया जाता है। और ये जो ऑर्डर है उसका स्वभाव कैसा है, तो अभिरक्षा आदेश कभी भी अस्थायी नहीं होते, वे बच्चे की बदलती जरूरत के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। यानी चाइल्ड कस्टडी का जो ऑर्डर है वो परमानेंट नहीं होता, वो जो है बच्चे का जैसे जैसे एज बढ़ते रहता है उस अनुसार बदलते रहता है। चलिए अब समझते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कैसे होता है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए संरक्षण अधिनियम 2005 में लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो साझा घर में रहने वाली महिलाओं को पति या ससुराल वालों द्वारा किए गए उत्पीड़न से बचाना। यहाँ पर घरेलू हिंसा में शारीरिक शोषण हो सकता है, यौन शोषण हो सकता है, मौखिक या भावात्मक दुर्व्यवहार किया जा सकता है या आर्थिक शोषण हो सकता है। तो याद रखिएगा कि घरेलू हिंसा से बचाने के लिए जो कानून है वो है डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2005। चलिए अब समझते हैं घरेलू हिंसा कानून के विशेष अधिकार। तो पहला है साझा घर का अधिकार, यानी पीड़ित महिला को उसी घर में रहने का अधिकार है, चाहे उसका नाम प्रॉपर्टी पेपर में नहीं भी हो तो भी। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑर्डर यानी संरक्षण आदेश। कोर्ट पति या ससुराल वाले को हिंसा करने, संपत्ति बेचने या महिला के आसपास जाने से रोक सकता है। तीसरा है वैकल्पिक आवास। कोर्ट जो है पति को महिला के लिए अलग रहने की व्यवस्था या किराया देने का आदेश दे सकता है। और चौथा बात है इसमें मुआवजा, यानी कि शारीरिक चोट या भावनात्मक सदमे के लिए आर्थिक राहत का प्रावधान है। यानी कि अगर किसी महिला का सामान या स्त्री धन छीन लिया गया है तो कोर्ट उसे वापस दिलाने का आदेश भी दे सकता है। तो घरेलू हिंसा कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है उनको क्या सब है, साझा घर का अधिकार है, इसके साथ साथ जो है मुआवजा मिल सकता है, वैकल्पिक आवास की व्यवस्था है और संरक्षण का आदेश भी है, यानी कि महिला के आसपास जाने से, उसके संपत्ति को बेचने से, हिंसा करने से जो है रोका जा सकता है। चलिए अब समझते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा तलाक को। तो तलाक किसे कहते हैं, तो पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों का कानूनी रूप से अस्थायी विच्छेद ही तलाक कहलाता है। यानी तलाक का मतलब है पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों का कानूनी रूप से अंत। तो विभिन्न धर्मों के कानून जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए इसे याद कर लेना चाहिए। भारत में अलग अलग धर्मों के लिए जो है अलग अलग कानून है। ईसाइयों के लिए जो है भारतीय तलाक अधिनियम 1869, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम के लिए मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939, पारसियों के लिए पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 और इंटरकास्ट मैरिज के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 है।
तो तलाक के लिए जो है कोर्ट में याचिका देनी होती है और कोर्ट पहले सुलह कराने का जो है प्रयास करता है। चलिए अब समझते हैं तलाक की प्रक्रिया को। तो इस तलाक लेने से पहले जो है इसके लिए जिला स्तर पर परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करना होता है। उसके बाद इस कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, जहां शादी हुई थी या जहां जोड़ा आखिरी बार एक साथ रहा था, वहां तक होता है। तलाक से पहले कोर्ट विवाद को सुलझाने के लिए काउंसलिंग की भी कोशिश करता है और यहाँ पर जो है आपसी सहमति अगर होती है तो ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल समझौते के आधार पर ही डिक्री दी जाती है। चलिए अब समझते हैं न्यायिक अलगाव बनाम तलाक को। न्यायिक अलगाव क्या है? न्यायिक अलगाव में विवाह खत्म नहीं होता, केवल वैवाहिक कर्तव्य निलंबित हो जाते हैं। यह शादी के बाद कभी भी मांगा जा सकता है, इसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। जबकि तलाक में जो है क्या होता है, विवाह का अस्थायी अंत हो जाता है, एक निश्चित वैधानिक अवधि यानी वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद ही यह संभव है और एक बार डिग्री मिलने के बाद यहाँ पर सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। यानी न्यायिक अलगाव जो जुडिशियल सेपरेशन है, ये क्या है, टेम्पोररी सस्पेंशन है, जबकि डाइवोर्स यानी किसी का तलाक हो जाता है तो ये परमानेंट डिसोल्यूशन है। पारिवारिक कानूनों की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों अब हम एक ऐसे विषय पर आ गए हैं जो न केवल परीक्षा के लिए बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी बहुत जरूरी है। भरण पोषण का कानून यानी लॉ ऑफ मेंटेनेंस। तो यह कानून बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं यानी कि भोजन, कपड़ा और मकान का खर्च वहन करना। यह खर्च जो वहन होता है उसको तय करने के मानदंड क्या हैं? यहाँ पर पति और पत्नी के दोनों के आय के स्रोत को देखा जाता है, पति के कमाने की क्षमता को देखा जाता है और शादी के दौरान पक्षकारों के जीवन स्तर यानी पति और पत्नी के जो पक्षकार थे उनके जो है लाइफ स्टैंडर्ड को भी देखा जाता है। यहाँ पर कोर्ट जो है दोनों पक्षों से आय और संपत्ति का विस्तृत हलफनामा मांग सकता है। यानी टोटल उदाहरण के तौर पर समझें, यदि पति बहुत अमीर है तो यह नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ तुम्हें 5,000 दूंगा। कोर्ट देखेगी कि शादी के समय पति और पत्नी किस तरह के घर के माहौल में रहती थी। और आज के समय में कोर्ट जो है दोनों पक्षों से संपत्ति और आय का हलफनामा मांगता है ताकि कोई भी अपनी जो है कमाई नहीं छिपा सके। चलिए अब भरण पोषण से संबंधित विभिन्न कानून को देखते हैं। आप इनको जो है पूरी याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। भारत में अलग अलग कानूनों के तहत भरण पोषण मांग सकते हैं। पहला है CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यह जो है एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति इसमें केस कर सकता है। दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें पत्नी और पति एक दूसरे से भरण पोषण मांग सकते हैं। उसके बाद तीसरा है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, फिर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007। तो यह जो है भरण पोषण से रिलेटेड कुछ कानून हैं जिनको आप याद रखेंगे और ये आपको आपकी परीक्षाओं में दिख सकता है। जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है तो यहाँ पर पीड़ित महिला तुरंत अंतरिम राहत के रूप में पैसे मांग सकती है। याद रखिए आप एक साथ दो कानूनों में भी केस कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट दोनों को एडजस्ट करके यहाँ पर फाइनल राशि तय करता है जो आपके भरण पोषण के लिए जरूरी है। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार को चलिए समझते हैं। भरण पोषण जो है सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होता है, यह बच्चों के लिए भी होता है। तो बच्चे जो है 18 वर्ष की आयु तक, चाहे वो जायज या नाजायज जो भी हैं, पिता से भरण पोषण के हकदार हैं। वरिष्ठ नागरिक जो अपनी कमाई से निर्वाह नहीं कर सकते वे बच्चे से भरण पोषण मांग सकते हैं। 2019 के बाद इसमें संशोधन हुआ, अब दामाद और बहू भी सास ससुर के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी बनाए गए हैं। तलाकशुदा पत्नी जो है उनको भी भरण पोषण का अधिकार मिलता है। यदि उसने जो है पुनर्विवाह नहीं किया है तो वह पति से जो है भरण पोषण मांग सकती है अगर वह तलाकशुदा है तब। चलिए अब समझते हैं विरासत के अधिकार को। तो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होता है पूर्वज से जो है उनके वंशजों में, तो इसके दो तरीके हैं। पहला है वसीयती यानी वसीयती उत्तराधिकार जिसे आप टेस्टामेंट्री कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत छोड़कर मरता है। और दूसरा है इंटेस्टेट यानी निर्वसीयती उत्तराधिकार, जब कोई भी व्यक्ति बिना वसीयत के मरता है। तो ये जो
विरासत का अधिकार है यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत जो है शासित होता है। यह ईसाई, यहूदी और कुछ स्थितियों में मुसलमानों पर भी लागू होता है। तो याद रखिएगा, विरासत के अधिकार के लिए 1925 वाला कानून चलता है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का। चलिए अब 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो हुआ था इसको देखते हैं। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में जन्म से ही बेटियों को बेटों के बराबर हिस्सा दिया गया। यानी ये जो संशोधन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर ही हिस्सा दिया गया। यह जो है विवाहित और अविवाहित दोनों बेटियों पर लागू होता है। यदि पति की मृत्यु बिना वसीयत के होती है तो माँ जो है का हिस्सा उसके बच्चों के बराबर ही होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, जो सुधार हुआ है कि जो एंसिस्टर्स पूर्वज की संपत्ति है वो बेटे और बेटी दोनों में जो है बराबर हिस्से में बटेगा, और यह सुधार जो है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद हुआ है। अब चलिए समझते हैं मुस्लिम कानून में विरासत को। तो मुस्लिम कानून में जो है विरासत का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ उत्तराधिकारियों को श्रेणी में बांट दिया जाता है। सबसे पहले हिस्सेदार होते हैं जिनका निश्चित हिस्सा होता है, और दूसरे होते हैं अवशिष्ट जो कि बची हुई संपत्ति को लेते हैं। यहाँ पर हिस्सेदारों की कुल संख्या 12 है, जिसमें पति, पत्नी, बेटी, पिता, माँ आदि शामिल होते हैं। और इनका जो है उत्तराधिकार का विरासत जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया अधिनियम 1937 के तहत शासित होता है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब हम क्रिमिनल लॉ की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। शुरुआत होती है एफआईआर से। समझिए एफआईआर क्या है। यह किसी संज्ञेय अपराध की पहली जानकारी है जो पुलिस को दी जाती है। इसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, एफआईआर लिखा जाता है, पुलिस स्टेशन के प्रभारी द्वारा लिखित या मौखिक अधिकार पर दर्ज की जाती है। सूचना देने वाले को एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क मिलनी चाहिए, यह उसका अधिकार है। जीरो एफआईआर क्या होता है, तो यदि अपराध आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं भी है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज कर संबंधित थानों को भेजनी होती है, इसे ही जीरो एफआईआर कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं गिरफ्तारी और हिरासत के लिए क्या कानून है। तो पुलिस हिरासत में जो है गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। न्यायिक हिरासत क्या है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को जेल भेजता है जहां पुलिस बिना अनुमति उससे पूछताछ नहीं कर सकती है। न्यायिक हिरासत में पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के बिना अनुमति के पूछताछ नहीं करेगी। आरोप पत्र यानी चार्ज शीट जो है इसकी समय सीमा 10 साल से कम सजा वाले अपराध के लिए 60 दिन और 10 साल से अधिक या मौत की सजा वाले अपराध के लिए 90 दिन, और समय पर चार्जशीट न होने पर जो है आरोपी को डिफॉल्ट बेल भी मिल जाता है। चलिए अब समझते हैं किशोर न्याय को, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस क्या है। तो यह जो किशोर न्याय है यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के द्वारा शासित होता है। यानी यहाँ पर जो है बच्चों की देखभाल और संरक्षण की बात की गई है। और किशोर कौन कहलाता है, तो 18 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है वह किशोर कहलाता है। 2021 में इसमें संशोधन हुआ। 16 से 18 वर्ष के किशोर पर जघन्य अपराध के लिए वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ है कि किशोरों को जो है कुछ संरक्षण मिला है, उन्हें जो है मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। और चलिए अब समझते हैं आरोप पत्र यानी चार्जशीट क्या होता है। तो चार्जशीट जो है जब पुलिस वाला जांच कर लेता है तो जांच होने के बाद पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई अंतिम रिपोर्ट को चार्जशीट कहते हैं। अगला बिंदु है क्लोजर रिपोर्ट। यदि पुलिस को सबूत नहीं मिलते हैं तो वह केस बंद करने की रिपोर्ट देती है, जिसे क्लोजर रिपोर्ट कहा जाता है। अगला है सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी पूरक आरोप पत्र। यदि केस फाइल होने के बाद नए सबूत मिलते हैं तो पुलिस बाद में उसे पेश कर सकती है। और आरोपी को जो है चार्जशीट की प्रति मुफ्त में दी जाती है, यानी कि फ्री कॉपी जो है उसे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अब समझते हैं विचारण का अर्थ यानी ट्रायल का मतलब क्या है। तो ट्रायल एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय यह तय करता है कि कोई भी आरोपी दोषी है या नहीं है। अब इसी में जो है दो तरह के ट्रायल चलते हैं, सिविल ट्रायल और क्रिमिनल ट्रायल। यानी सिविल बनाम आपराधिक ट्रायल क्या है, तो सिविल ट्रायल जो है ये नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 के तहत आती है। आपराधिक ट्रायल जो है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 के तहत आती है।
इन दोनों ट्रायल में क्या होती है, गवाहों की जांच की जाती है, उनसे जो है जिरह किया जाता है यानी उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और सबूतों की विश्वसनीयता जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत जानी जाती है। और ट्रायल का महत्व क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पर त्वरित विचारण यानी स्पीडी ट्रायल जो है व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। चलिए अब समझते हैं अभिखंडन याचिका को, क्वेशिंग पिटीशन क्या होता है। तो यह जो है सीआरपीसी की धारा 482 के तहत संचालित होती है। यह जो है क्वेशिंग पिटीशन का शक्ति जो है केवल हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के पास होती है। यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है क्वेशिंग पिटीशन के पीछे, यदि एफआईआर झूठी या दुर्भावनापूर्ण है तो उसे जो है क्वेश कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। स्थितियाँ यहाँ पर दो बन सकती है कि अगर अपराध में एफआईआर में कोई अपराधी ही नहीं बनता हो, या उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेतुके या असंभव हैं, मामला केवल व्यक्तिगत द्वेष के कारण दर्ज किया गया है, तो इन सब चीज़ों पर जो है पिटीशन को क्वेश कर दिया जाता है। तो चलिए अब जो है कुछ कानूनी शब्द हैं जिसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो पहला है शपथ पत्र, एफिडेविट। ये क्या होता है, एक औपचारिक लिखित घोषणा होती है जिसे शपथ लेकर किया जाता है। दूसरा है सजा, यानी गलत जानकारी देने पर 3 से 7 वर्ष की जेल हो सकती है न्यायालय की अवमानना के लिए। अब न्यायालय की अवमानना क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सिविल अवमानना क्या होता है कि कोर्ट के आदेश को जानबूझकर ना मानना, तो इसको जो है सिविल अवमानना कहा जाता है। दंडिक अवमानना क्या है कि कोर्ट के अधिकार को कलंकित करना या न्याय में बाधा डालना जो है वो दंडिक अवमानना कहलाता है। किसी फैसले पर निष्पक्ष टिप्पणी करना ये जो है अवमानना नहीं है, ठीक है, कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं है। दूसरा है दोहरा संकट, डबल जियोपार्डी। ये क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इसे ही डबल जियोपार्डी कहते हैं, दोहरा संकट। डिक्री क्या है, अच्छा इससे पहले जो है संविधान के अनुच्छेद 20(2) और सीआरपीसी की धारा 300 में जो है डबल जियोपार्डी का चर्चा है। डिक्री क्या है, तो सिविल कोर्ट द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का औपचारिक निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, डिक्री कहलाता है, या जो है प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। और एक है स्थिति रिपोर्ट, तो जांच या केस की वर्तमान प्रगति का सारांश ही कहलाता है स्टेटस रिपोर्ट। अब अगला शब्द है पूर्व न्याय, तो निर्णय लिया जा चुका मामला, यदि कोई सक्षम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो उस विषय पर दोबारा मुकदमा नहीं हो सकता, इसे ही रेस जस्टी जुडिकाटा कहते हैं। न्यायाधीन क्या होता है, यदि कोई मामला पहले से कोर्ट में लंबित है तो उस पर नया मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता, इसे ही बोलते हैं न्यायाधीन। स्थगन आदेश क्या होता है, तो यह जो है कोर्ट का लिखित आदेश होता है जो किसी कार्य को अंतिम निर्णय होने तक रोकता है। चलिए अब समझते हैं सारवान तथ्य को छिपाना, यह क्या है। तो इसके पीछे का सिद्धांत यही है कि न्याय चाहने वाले व्यक्ति को साफ हाथों के साथ कोर्ट आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसके क्या परिणाम होंगे, तो यदि कोई व्यक्ति कोर्ट से कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है या कोर्ट को गुमराह करता है तो उसकी याचिका जो है तुरंत खारिज की जा सकती है, और पहले से जो दिया गया अनुकूल आदेश है उसको भी वापस लिया जा सकता है। तो यानी इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो न्यायिक प्रक्रिया को जो है पवित्र बनाए रखना, इसीलिए ये चीज़ किया जाता है। चलिए अब इस पूरे चैप्टर के जो हमने चर्चा की है उसके सारांश को समझ लेते हैं। तो कानून जो है यह समय के साथ साथ बदलता है लेकिन इसके मूल सिद्धांत नहीं बदलते। न्यायिक सक्रियता क्या है, तो अब जो है हाइब्रिड मोड चल रहा है, लोग जो है फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड का प्रयोग कर रहे हैं और पेपरलेस ई फाइलिंग का युग आ गया है। कानूनी उपचार का लाभ उठाने के लिए समय सीमा के भीतर कार्रवाई जरूरी है। भेद क्या है, तो सिविल और आपराधिक विवादों की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग अलग होती है और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों को उनके अधिकार के प्रति सजग बनाना ही कानून का प्रमुख उद्देश्य है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे हम वारिस क्या होता है, तो पैतृक संपत्ति में जन्म से जो हिस्सेदार हैं उन्हें ही हम वारिस कहा जाता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटियां भी हम वारिस हुई। दाता और दानग्रही, ये शब्द याद रखिएगा, ये क्या है, उपहार विलेख के 2 पक्ष हैं, जो दान देता है और जो दान लेता है। वसीयत करने वाला, यानी जो वसीयत बनाने वाला व्यक्ति होता है उसी को जो है टेस्टेटर या वसीयत करने वाला कहा जाता है। जघन्य अपराध क्या है, तो 16 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए अधिक से अधिक 7 साल की सजा वाले अपराध को जघन्य अपराध कहा जाता है। 0 FIR जो है क्षेत्राधिकार से बाहर दर्ज होने वाली FIR को 0 FIR कहा जाता है। इन शब्दों को आप अपनी कॉपी या नोटबुक में लिख लें, ये सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हमारा यूनिट 2 कानूनी जागरूकता पूरी तरह से खत्म हुआ। अगर यह वीडियो मददगार लगा हो तो कमेंट में
ज़रूर हेल्पफुल लिखिएगा। अगली वीडियो में हम यूनिट 3 सार्वजनिक स्वास्थ्य को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जागरूक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।